हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोग 10th क्लास की गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे, यह वीडियो बेसिक पार्ट 8 होने वाला है। इससे पहले हमने आपको बेसिक पार्ट 7 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो पहले आप लोग उन वीडियोज़ को देख लो, उसके बाद आप बेसिक वीडियो पार्ट 8 को देखो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अपना पॉइंट क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए इसी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है ना। और अगली वीडियो जब हम लेके आएंगे पार्ट 9, उस वीडियो पार्ट 9 में हम आपको इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि उदाहरण आएगा, फिर प्रश्नावली आएगा, यानी कि आपको उदाहरण के साथ साथ सभी प्रश्नावली को भी हम सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझाने के लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले हम आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। ये समझाने के बाद हम आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, यानी इसका परिभाषा भी आपको लिखवा देंगे, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखिए, इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। आप लोगों ने ऐसा सीखा होगा, ठीक है ना, बचपन से। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 12, यहाँ 4, यहाँ 20, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 4, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको भाग करते हैं। देखिए 5 के पहाड़े कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तो 5 दूनी क्या 10, 5 तिहाई 15। तो ज़्यादा नहीं लेना होता है, कम लेना होता है, ठीक है। तो 5 दूनी का 10, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। इतना तो आपको पता होगा। अब देखो यहाँ पर 12 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो 4 से ये कितने बार में कटेगा, तो 4 5 20, 5 बार में ये कटेगा, यानी कि यहाँ पर कितना बचा शेष, यहाँ पर शेष बचा 0, यहाँ पर शेष 2 बचा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या बात हुआ, यहाँ पर बात हुआ कि 5 से 4 में भाग लगाना है। क्या ऐसा हो सकता है, बताइए आप लोग, क्या इस बड़ी संख्या से इस छोटी संख्या में भाग दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 4 के पहाड़े कितना बार पढ़े हैं हम लोग, 5 बार, यानी कि 4 का गुणा कराए हैं हम लोग 5 में, यानी कि 4 5 20 हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 5 का गुणा 1 में कराते हैं, 5 का गुणा 1 में कराते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। 5 का गुणा अगर हम लोग 2 में कराते हैं तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। इसी तरह से आगे चलते जाते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 का गुणा 0 से करा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 नहीं 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 5 में 0 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि देखिए ये 0 जो आएगा ये 4 से छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि हम लोग 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ने वाले हैं, 0 बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए 4 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ध्यान दो प्यारे, यहाँ पर ध्यान देना। अब देखो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ध्यान देना। इस 12 को हमने लिख दिया, ठीक है, बराबर 5 का 2 में गुणा करा दिए, 5 गुणे 2, ठीक है। और इस शेषफल को प्लस में हमने लिख दिया। तो देखो क्या ये पहले से 12 था, 5 दूनी का 10 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 12 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। ध्यान दो यहाँ पर 20 है, 20 लिख दिए, बराबर 4 का गुणा 5 में कराए हैं तो 4 गुणे 5 यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। प्लस शेष कितना आया है, 0 आया है, 0 लिख दिए, ठीक है।
तो देखो 4 5 20, 20 में 0 जोड़ेंगे 20 आएगा, यानी कि 20 के बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 5 का गुणा कितना से 0 में और 4, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर, ये 4 है, 5 गुणा 0 लिखेंगे 5 गुणे 0, ठीक है, प्लस में 4। देखो 5 में 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और इस 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 के बराबर ये पूरा है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो देखो प्यारे, ये जो लिखा गया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, देखो इतना ही नहीं सीखना है, अभी और आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? देखो हम लोग इसमें जो 12 लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर जो संख्या ये 12 दिख रही है आपको, ये 12 जो कहलाती है, क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य। ठीक है, और ये जो 5 है ना, इसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इसको और एक नाम देते हैं विभाजक भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजक। ठीक है, तो भाजक ध्यान रखना है, विभाजक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, भाजक को इस्तेमाल में लिया जाता है। देखिए ये तो भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, और यहाँ पर जो आता है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है, और यहाँ पर जो बचता है उसको हम लोग तो शेषफल कहते हैं, ये तो आपको पता होगा, शेषफल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 12 जो है, 12 क्या है? भाज्य है। यहाँ पर भाज्य कितना है? यहाँ पर भाज्य है 20। ठीक है, यहाँ पर भाज्य कितना है? 4 है, यानी कि हम लोग इस 12 को भाज्य कहेंगे। क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है, चलो ब्लैक पेन से लिख देते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये है भाज्य। ठीक है, बराबर। अब देखो ये 5 क्या है? 5 क्या है? यहाँ पर देखिए ये भाजक है। 5 क्या है? तो यहाँ पर भाजक है, तो हम लोग लिख लेंगे भाजक। ठीक है, गुणा 2 क्या है? देखिए यहाँ पर 2 ये वाला है या ये वाला है, तो देखिए 5 गुणे 2 हम कराए हैं, यानी कि ये वाला 2 है। देखो जैसे 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, यानी कि ये 5 जो है भागफल है, यानी कि भाजक गुणे भागफल होगा। ठीक है, और ये प्लस में क्या है? 2 क्या है? शेषफल है। यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए शेषफल क्या है? 0 है। यहाँ पर शेषफल 4 है। देखिए ये हो गया शेषफल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है आपको, ये भाज्य है ना, भाज्य को हम लोग इसमें ए से डिनोट करेंगे, यानी ए से सूचित करेंगे। ठीक है, इस अध्याय में, और इस अध्याय में भागफल को क्यू से सूचित करेंगे। ठीक है, और शेषफल को छोटा वाला आर से सूचित करेंगे, और भाजक को हम लोग बी से सूचित करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। यानी भाज्य को हम लोग क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, और भाजक को बी लिखेंगे, भागफल को क्यू लिखेंगे, और शेषफल को आर लिखेंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इस वाले को क्या लिखेंगे? तो ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे, इसको क्यू लिखेंगे, और इसको आर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए भाज्य को हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए से, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर भाजक। भाजक देखिए, भाजक को हम लोग किससे लिखेंगे? बी से। बी से, तो यहाँ पर बी लिखेंगे गुणे भागफल। भागफल को किससे लिखेंगे? देखिए भागफल को क्यू से लिखेंगे, क्यू लिखेंगे प्लस शेषफल, शेषफल को आर से लिखेंगे। ठीक है, तो देखो प्यारे, ये जो आया है ना इक्वेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान दो, हमने यहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल क्यों लिए? आपको इसका मतलब कि कुछ समझाना है मेरे को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या समझने वाले हैं। आपने अभी तक ध्यान दिया होगा, आपने अभी तक ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा इसको हटा देते हैं ताकि आपको फ्रेश दिखे। ठीक है ना? चलो मान लेते हैं कि आपको फ्रेश दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि ये 5 है,
यानी भाजक है, ये क्या है भाजक है, और ये शेषफल है। देखिए भाजक से शेषफल क्या है छोटा है ना, है बिल्कुल है। और एक बात गौर करिए, यहाँ पर 4 है, ये भाजक है, भाजक से ये छोटा है ना, बिल्कुल है। यानी कि यहाँ पे 5 है, ध्यान दीजिए यहाँ पर भाजक क्या है 5 है, और 5 से भी यह छोटा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि शेषफल जो आएगा हमेशा भाजक से कम ही रहेगा। देखिए यहाँ पर जितना रहता है उससे यहाँ पर जो होगा कम ही होगा, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से कम होगा। क्यों? अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा भाजक से तो उसमें तो भाग चला ही जाएगा, ठीक है, फिर भाग देने का फायदा क्या हुआ। तो इसलिए यहाँ पर शेषफल जो बचता है हमेशा भाजक से छोटा बचता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। और ध्यान दीजिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए भाजक क्या होता है हमेशा r से बड़ा होता है, यानी कि 0 से ये 4 बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो b है ये b है, यानी कि भाजक जो है r से क्या होगा, r से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से लिख लो, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि r जो होगा b से छोटा होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। दोनों बात सेम है, ठीक है ना, इस चीज़ से घबराना नहीं है। या हम एक ही तरह से लिखते हैं, देखिए ये r जो है b से छोटा है, r किससे छोटा है b से, यानी कि r जो है b से छोटा है। जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा इस साइन का वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, r का मान जो होगा b से छोटा होगा, और r का मान 0 भी हो सकता है, देखना ध्यान से देखना, 0 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा होगा क्या, 0 से छोटा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो r का मान होगा निगेटिव नहीं होगा। 0 से छोटा कहने का मतलब क्या है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव की संख्या, माइनस वाली संख्या। तो बताइए r का मान कभी माइनस में आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, r का मान 0 के बराबर हो सकता है, r का मान 0 के बराबर हो सकता है, और r का मान 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। r का मान किससे बड़ा, 0 से बड़ा होगा। देखिए 0 से बड़ा लेकिन उसके बराबर, ये है बराबर का साइन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को अगर एक में हम लोग लिखे एक साथ तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये 0, देखो r का मान 0 से बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये जो होगा r का मान b से छोटा होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं b, तो ये b से हमेशा छोटा होता है, तो ये हो जाता है एक शर्त, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो a बराबर BQ प्लस r हो जाता है, जहाँ पर r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होगा। r का मान किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। इस चीज़ को पढ़ना आप लोग सीख जाइएगा, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, r का मान, ध्यान दीजिए, r का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा क्योंकि r की तरफ मुंह खुला है, यानी 0 से बड़ा होगा, और 0 के बराबर, ये बराबर का साइन रहता है यहाँ पे, ठीक है। r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होगा। देखिए 0, ये r जो है b से छोटा है, तो हम लोग कहेंगे r का मान b से छोटा होगा, ठीक है। r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो ये हो जाता है पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये हो गया। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यानी कि प्रमेयिका के इस्तेमाल से हम लोग संख्याओं का HCF निकालते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेते हैं और फिर अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सुगा, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की परिभाषा जो है, देखिए बोला गया है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा है ये, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा है। तो बताइए, हमने ये आपको समझा दिया है, बिल्कुल ये भी आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो a और b होगा ये आपको दो धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? ये दो धनात्मक पूर्णांक a और b आपको लेना है, बस, ठीक है। अगर आप दो धनात्मक पूर्णांक लेते हो, धनात्मक कहने का मतलब है, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 ये डॉट डॉट जो संख्या जाती है ना, एक तरह से हम लोग इसको प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक होती है इसको बोला जा रहा है, यानी कि a और b जो है इसमें से कोई संख्या है, ठीक है ना, दो संख्या, और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। देखिए ये होता है a और ये क्या होता है यहाँ पर a और b, ये क्या होता है b, ठीक है। अगर यहाँ पर धनात्मक संख्या होगा और यहाँ पर धनात्मक संख्या होगा तो यहाँ भी तो संख्या जो आएगी और यहाँ भी आएगी, या तो धनात्मक होगी या तो 0 होगी, लेकिन ऋणात्मक तो नहीं होगी। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ और यहाँ पे धनात्मक संख्या है, यानी प्लस की संख्या है, तो ये कभी भी माइनस में शेषफल नहीं आ सकता है और ना ही भागफल माइनस में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये माइनस में नहीं आ सकता है, ध्यान दीजिए। बोला गया है ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, यानी q और r क्या है, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। देखिए हमने आपको पूर्ण संख्या बता दिया है क्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ये डॉट डॉट जाती है, ठीक है ना। और धनात्मक कहने का मतलब है 1 से लेके अनंत तक, ठीक है, ये समझना है। अब यहाँ पर Q, यह है Q, यानी Q का मान और R का मान जो है पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए पूर्ण संख्या 0 भी होती है, देखिए R का मान यहाँ पे 0 भी आया है, बिल्कुल आया है। यहाँ देखिए Q का मान भी 0 आया है, बिल्कुल आया है। और यहाँ पर देखिए R का मान 2 आया है और यहाँ पर 5 आया है, यानी कि कोई पूर्ण संख्या ही है, 5 भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 2 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये 0 भी पूर्ण संख्या है, यानी कि Q और R जो है ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है यही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब सीख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यह इसी पर डिपेंड रहता है, किस पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही ये जो है डिपेंड रहता है। बोला गया है कि यह प्रमेयिका के उपयोग से HCF निकालने की एक विधि है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है प्रमेयिका के उपयोग से HCF निकालने की एक विधि है, यानी कि इसी प्रमेयिका के इस्तेमाल से हम लोग क्या करेंगे,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाकर HCF निकाल लेंगे। क्लियर है? हम लोग कैसे HCF निकालेंगे ये हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, यानी कि आपको अभी समझा देते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक कथन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी का यूज होगा इसमें। चलिए एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग इसका उपयोग से HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल से बता दें? बिल्कुल बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हटाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स लिख लीजिए अच्छे से। तो देखिए सुगा, हमने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। तो देखिए यहाँ पर ये 14 है और ये 4 है। तो आपको पता होगा कि हम लोग इसको बोलते हैं A और यहाँ पे जो रहता है उसको B बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? Q बोलेंगे, और यहाँ पर जो आएगा उसको R यानी शेषफल बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग किस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 4 से ये कितना बार में जाएगा? 4 से ये जाएगा 3 बार में, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब देखिए 4 में से 2 घटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा। 1 से 1 क्या हो गया? 0 हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाजक क्या है? 4 है, और ये क्या है? शेषफल है 2। अब देखिए भाजक से शेषफल छोटा हो गया, तो इस शेषफल को ही हम लोग क्या करेंगे? भाजक बना लेंगे, और इस भाजक को हम लोग भाज्य बना लेंगे, यानी कि इस 4 को हम लोग यहाँ पे ला कर रखेंगे। इस तरह से आपने भाग विधि से HCF निकालना सीखा होगा बचपन में, अगर नहीं सीखा है तो आप यहाँ पर सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 से कितना बार में जाएगा? ये 2 से जाएगा 2 बार में, 2 दूनी क्या? 4। अब देखिए 4 में से 4 घटेगा, क्या बच गया? 0 बच गया। अगर 0 बच जाए जहाँ पे, वहीं पे रुक जाना है। अब क्या होता है ना, जिससे लास्ट में कटता है, 2 से ये कट के 0 आया है, इस वाले 2 से, तो यही 2 क्या हो जाता है? HCF होता है। लेकिन हमको इस्तेमाल तो इसका करके निकालना है HCF। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, इसके नीचे लिखना है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जगह का थोड़ा शॉर्टेज है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पर इतना लिखेंगे। एल्गोरिथम से लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल में लेते हैं। जब हमने यहाँ पे इसको भाग कराया था तो ये B था पहले, फिर ये A था पहले, ये Q था, और ये क्या था? शेषफल था, यानी ये R था। यानी कि इतना जो है ये पहला स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। क्या लिखेंगे? स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में A का मान क्या था? A का मान था 14, यहाँ पे लिखेंगे 14 बराबर B का मान क्या था? 4 था, यहाँ पे लिख लेंगे 4। Q का मान क्या था? Q का मान था ये 3। ठीक है ना, 3 प्लस R का मान क्या था? देखिए R का मान 2 था, यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2, अब स्टेप 2 ये वाला हटा दो। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम लोग क्या किए हैं? तो देखो स्टेप 2 में अगर ध्यान दोगे आप, तो स्टेप 2 में आपको ये वाला A नज़र आएगा, ये वाला B नज़र आएगा, और ये वाला Q नज़र आएगा, और ये वाला R नज़र आएगा आपको, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर A का मान लिखना चाहेंगे तो A का मान क्या हो जाएगा? इस बार हो जाएगा स्टेप 2 में 4, और यहाँ पर क्या है? B है ना, B का मान देखिए 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर Q है, Q का मान क्या है? ये 2 है, यहाँ भी 2 लिखेंगे, प्लस शेषफल क्या है? यानी R का मान 0 है। देखिए R का मान यहाँ पे लिख लेंगे 0। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः HCF, अगर आप चाहें तो मस भी लिख सकते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए HCF का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो B है ना,
देखिए लास्ट में जिसमें शेषफल 0 आया है, r का मान 0 आया है, उसी में जो b का मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का HCF। ठीक है, देखिए हम लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल में लिया है, ठीक है ना। तो प्यारे सुगा लोग, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी पॉइंट हमने बताया है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग वीडियो पार्ट 9 में, जिसमें हम लेके आएंगे आपके बुक में जो उदाहरण दिया है उन उदाहरण को सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में और बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही।